हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो एसेंशियली हम आज डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, कितने टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कैसे सिलेक्ट करें कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे मिल जाएंगे अगर आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन चेक करना है तो। अब समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो देखो, एसेंशियली किसी भी बिजनेस या कंपनी को अगर पैसा चाहिए और ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए या कहीं और, तो उस केस में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो लोन ले ले यानी डेट ले ले, उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा और जो अमाउंट लिया है वो भी ऑफ कोर्स चुकाना पड़ेगा। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं डेट। दूसरा तरीका होता है कि वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दे और उसके बदले में पैसा ले ले, जिसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी के केस में कंपनी को कुछ ऐसे डेफिनेट इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन जब वो कंपनी ग्रो करेगी, बढ़ेगी, तो वो जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है ना, वो भी बढ़ता जाएगा। तो एसेंशियली जो म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसेंशियली बॉन्ड्स वगैरह में, वो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीक बात करने वाले हैं डिटेल में। और जो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं मेजरली, वो होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही बात करने वाले हैं। एसेंशियली हम स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में? तो सब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, और करते भी है तो उतने अच्छे रिटर्न बहुत बार नहीं मिल पाते, क्योंकि हमें टाइमिंग नहीं पता, अच्छा स्टॉक नहीं पता, एंड बहुत सारी और दिक्कतें होती है कि भाई टाइम ही नहीं है एनालाइज करने का, तो हम कैसे करें, कैसे पता करें, और लोगों की रिकमेंडेशन पे जाना यूजुअली अच्छा आइडिया नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप अपने लिए एक अलग से फंड मैनेजर नहीं रख सकते ना, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां फंड मैनेजर्स जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो शेयर मार्केट में आपकी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले में छोटा सा चार्ज होगा, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो इस तरीके से इसमें काफी बढ़िया रिटर्न्स आ जाते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो ये सबसे अच्छा तरीका है सबसे ज्यादा रिटर्न पाने के लिए। तो अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक हिस्सा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को डेफिनेटली देना। इनफैक्ट इक्विटी को डेफिनेटली देना। अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है तो आप वो इक्विटी का पोर्शन कम रख सकते हो। अगर आप अभी 20s अर्ली 30s में हो तो आप इक्विटी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, 40-50% तक भी, 40-50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपको टाइमिंग का आइडिया नहीं है कि इस टाइम इक्विटी में एंटर करने का सही टाइम है या नहीं है, तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप SIP करवा सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ, ओवर द टाइम एवरेज आउट हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। अगर आप सैलरीड हो और आपको अपनी टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए अंडर सेक्शन 80C, तो ELSS एक ऐसा टैक्स सेविंग ऑप्शन है जिसमें काफी बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर आप सारे के सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में चेक करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं, ATC का अलग से और बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शंस का अलग से, आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा जैसे हमने बात की, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, बट मान लो आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज नहीं है, मान लो आपको बैंकिंग का सेक्टर में इन्वेस्ट तो करना है बट आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो आप सेक्टर फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये सेक्टर फंड्स क्या है, हम बात करते हैं आप टाइप्स ऑफ फंड्स की, लेकिन उससे पहले आप इन टाइप्स को ध्यान से देखना और अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड, ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको जो इक्विटी म्यूचुअल फंड सूटेबल लगता है आप वही कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, तो ये टर्म्स कहाँ से आ रही है। हर कंपनी का ना एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, मतलब उसके जितने भी शेयर्स है उसका टोटल वैल्यू क्या है, यानी उस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। तो वो जो मार्केट कैप होती है वो अलग अलग रेंज में हो सकती है, किसी कंपनी की कम हो सकती है, किसी कंपनी की ज़्यादा हो सकती है। तो जो बड़ी कंपनीज होती है ऑब्वियसली दे आर इन द रेंज ऑफ हायर मार्केट कैप, और जो छोटी नई कंपनीज होती है दे आर इन द रेंज ऑफ लोअर मार्केट कैप। सो अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप, लार्ज कैप और इन दोनों के बीच में मिड कैप
इस तरीके की कंपनीज होती है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि अगर कोई लार्ज कैप है, मतलब वो एक स्टेबल कंपनी है, बहुत टाइम से है, और वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका पैसा सेफ रहेगा, रिस्क कम रहेगा। वहीं वहाँ पे शायद रिटर्न इतना ज़्यादा ना मिल पाए। और स्मॉल कैप में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है वो कंपनी सडनली एकदम से स्टीप ग्रोथ दिखा सकती है और आपका पैसा मल्टीफोल्ड्स भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वो कंपनी डूब भी सकती है। तो इक्विटी कैटेगरी में आप समझ ही गए होंगे 3 तरीके, तो एक होगा लार्ज कैप फंड्स, दूसरा होगा मिड कैप फंड्स और तीसरा होगा स्मॉल कैप फंड्स। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनमें 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही होनी होती है, बाकी 20% दे कैन डिसाइड। ऐसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप में 65% इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी में होना चाहिए। मतलब अगर मिड कैप है तो 65% मिड कैप स्टॉक्स में होगा, वैसे स्मॉल कैप है तो 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में होगा। फोर्थ होता है लार्ज एंड मिड कैप, बेसिकली दोनों को कंबाइन किया जाता है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होती है और 35% मिड कैप में। सो मिनिमम 70% तो लार्ज एंड मिड कैप्स में ही जाएगा। नेक्स्ट होता है मल्टी कैप फंड, जिसको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट किसी भी इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। दे कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी भी रेशो में दे कैन हैव स्टॉक्स इन देम। तो जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिविडेंड चेक करना। मतलब हर साल वो कंपनी कितना डिविडेंड चेक पे कर रही है, और उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है और खुद से इन्वेस्ट नहीं करना, तो डिविडेंड फंड्स भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है फंड मैनेजर ना, 65% ऐसे फंड्स रखते हैं जो आपको डिविडेंड यील्ड करेंगे। सो उनका क्राइटेरिया यही होता है कि हाँ भाई कौन कौन सी कंपनीज हाई डिविडेंड पे करती है। देन अगेन डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग, 2 तरीके के और फंड्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रा फंड, एक होता है वैल्यू फंड। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, तो बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं ना कि जैसे मार्केट ग्रो हो रही है तो सारे के सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पीक पे जा रही है। उस टाइम पे वो पैसा नहीं लगाते, दे बिहेव ऑपोजिट ऑफ द मार्केट। मतलब दे आर लाइक व्हेन पीपल आर गेटिंग ग्रीडी, उस टाइम पे हम उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वहीं जब लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे, पीपल आर बीइंग फेयरफुल, वो उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ी रिस्की अप्रोच है, लेकिन जब रिटर्न्स आते हैं तो काफ़ी हाई रिटर्न्स आ सकते हैं। तो अगेन आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज़ करना। और जो दूसरा तरीका होता है वो है वैल्यू फंड का। उसमें क्या करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, वॉरेन बफे का मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है, जहाँ पे वो ढूंढ के ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी मार्केट के हिसाब से काफ़ी लो वैल्यू पे चल रहा है, बट एक्चुअल में उस स्टॉक में काफ़ी हाई वैल्यू दिखाई दे रही है फंड मैनेजर को इन अदर एस्पेक्ट्स। मतलब कि एक्चुअल में फंड की वैल्यू काफ़ी हाई होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट एंड अदर पैरामीटर्स, या कुछ फ्यूचर में स्कोप होने वाला है। ये जो फंड्स होते हैं ना यूजुअली वैल्यू वाले, दे आर वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर आप डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टर्म अपना पैसा रखना चाहते हो और आपको बहुत अच्छी स्टॉक्स की समझ नहीं है, या आप सोचते हो अरे इसने ये स्टॉक ढूंढा कहाँ से, तो आप वैल्यू फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड दोनों ही टाइप के म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ही करनी होती है। देन कुछ लोगों का मानना होता है कि आप इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई नहीं कर दिया। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना बल्कि फोकस्ड रखना है, तो इसलिए आप फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनमें अपर लिमिट होती है मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें एक फोकस्ड अप्रोच होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं यार मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। जैसे मान लो आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है, पर आपको पता नहीं फार्मा के अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, तो इसके लिए आपके पास सेक्टर या थीमेटिक फंड्स का ऑप्शन होता है। सेक्टर यानी वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे फार्मा है तो फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे, एफएमसीजी है तो एफएमसीजी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर बैंक्स है तो बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे। वहीं थीमेटिक का मतलब ये होता है वो एक थीम ले लेंगे, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। जैसे कि वो इन जनरल पीएसयूज ले सकते हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज ले सकते हैं, जिसमें 2-4 इंडस्ट्रीज कंबाइन होकर आ जाएंगी।
सेक्टर और थीमेटिक, क्योंकि फोकस्ड है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो यहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के स्टॉक्स में ही होगी। एंड इक्विटी में जो लास्ट टाइप है ना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, विच इज़ कॉल्ड ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए किसी ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो म्यूचुअल फंड से बेटर तो क्या ही है। आपको पता है स्टॉक मार्केट से आप टैक्स सेविंग नहीं कर सकते और बाकी म्यूचुअल फंड से भी नहीं कर सकते, लेकिन ELSS अंडर सेक्शन 80C आप अप टू 1.5 लाख जो क्लेम कर सकते हो ना, वो ELSS भी कवर करता है। अब जब एक बार आपने अपना टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड फाइनल कर लिया, तो आप कैसे सिलेक्ट करें कौन सा फंड रहेगा आपके लिए सबसे बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे रेटिंग। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले देखती हूँ रेटिंग वैल्यू रिसर्च पे। वैल्यू रिसर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स रिकमेंड भी करते हैं और काफ़ी रिलायबल सोर्स भी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हर म्यूचुअल फंड की रेटिंग। 4 और 5 रेटिंग वालों को मैं शॉर्टलिस्ट कर देती हूँ और बाकियों को हटा देती हूँ। उसके बाद उन्हीं फंड्स की रेटिंग्स चेक करती हूँ मैं मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल में क्रिस्टल के द्वारा दी हुई रेटिंग्स होती है। क्रिस्टल भी एक बहुत जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो इकरा, मॉर्निंग स्टार, इनकी रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो। देन एक बार आपको रेटिंग पता चल गई, आपके कुछ फंड शॉर्टलिस्ट हो गए, अब हम देखेंगे हर फंड का रिस्क और रिटर्न। तो रिस्क देखने के लिए आपको रिस्क रेशियोज मिल जाएंगे। एंड एग्जैक्टली मैं कैसे चेक करती हूँ रिस्क, क्या क्या रेशियोज होते हैं, ये इस पे मैंने ऑलरेडी खुद शॉर्टलिस्ट करके 3 टाइप्स ऑफ फंड्स बनाए हुए हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और ELSS। तो ये सारे वीडियोस आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो अगर आपको इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है तो। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टाइप के म्यूचुअल फंड के भी बेस्ट फंड्स निकाल के आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ना, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम चेक करेंगे रिटर्न, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो आइडियली आप 3 और 5 ईयर्स के रिटर्न चेक कर सकते हो। और आपको ये भी ज़रूर देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी एकदम से रिटर्न अच्छे आ गए बट फंड इतना कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके रिटर्न्स, तो वो भी ध्यान देना है। कैटेगरी मतलब बाकी जो फंड सेम कैटेगरी में आ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो हमें रिटर्न्स के साथ साथ कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान देना है। उसके बाद आपको फंड का साइज देखना है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा फंड हाउस हो तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं उनके पास, वो इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस कर पाए ज़रूरी नहीं है। बट बहुत छोटा फंड हाउस या बहुत नया फंड हाउस भी एकदम से हम नहीं प्रेफर करेंगे, बिकॉज दैट कुड बी अ लिटिल रिस्की। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि सडन कोई चेंज तो नहीं हुआ साइज में, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल तक 100 करोड़ का था वैल्यू, आज अचानक से इसका 600 करोड़ हो गया। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या फंड मैनेजर मैनेज कर पाएगा, थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, और उस पर्टिकुलर फंड को यूजुअली मैं कंसिडर नहीं करती। अगर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है साइज में तो वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हमें देखना है कि फंड मैनेजर कौन है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो फंड मैनेजर चेक करते टाइम हमें 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब वो जितने भी और फंड्स मैनेज कर रहे हैं ना, उनका परफॉर्मेंस भी कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें तुक्के से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया। दूसरा हमें ये देखना है कि क्या यही फंड मैनेजर लंबे समय से फंड को मैनेज कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 ही दिन पहले ये फंड मैनेजर आया हो। उसके अलावा आप टोटल जो कॉस्ट लग रहा है या जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, वो सब चीजें भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो, बट वो कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब आप मेरे एडवाइस वाले अगर फंड्स देखना चाहते हो, मेक श्योर टू चेक दोज 3 वीडियोज आउट एज वेल। एंड ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड की और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स।